हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, टू द पॉइंट एकदम। आई वुड से दैट कि छोटू सा सेशन रहने वाला है, करीबन 45 मिनट्स का आप लोग पकड़ लीजिए, जहां पर हम लोग चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक जो भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा, जो भी न्यू क्वेश्चंस है, जो भी न्यू सिलेबस के हिसाब से जो न्यू क्वेश्चंस आए हैं तुम्हारे एसएम के बुक में, वो सारे न्यू क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है सर, ये क्यों करना है स्पेसिफिकली? देखो यार, क्या होता है ना कि जब भी सिलेबस चेंज होता है, राइट, जैसे कि हमारा जून 24 में चेंज हुआ, तो उसके बाद देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट कि उस न्यू क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आए। ठीक है, डेफिनेटली आए। सो यहाँ पर हमें कुछ लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, और वहां से अगर एज इट इज दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सो डेफिनेटली मेरी मेहनत कम होती है और मुझे ज़्यादा फायदा होता है। तो 45 मिनट्स के लेक्चर में फॉर एग्जाम्पल वी सी सम 20-25 क्वेश्चंस, और उस 20 क्वेश्चंस में से या फिर उस 25 क्वेश्चन में से मुझे एब्सोल्युटली दो क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मेरे 5 या मेरे 10 मार्क्स तो पक्के हो गए यहाँ पर। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट नो, मुझे कोल्ड हो गया है, एक ही सेकेंड। तो चलिए गाइस, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा पहला सवाल है, सॉरी, आई डोंट नो भाई क्या हुआ है। ये है हमारा न्यू क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 का ये हमारा न्यू क्वेश्चन है। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स। नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री लेवल्स, तो यहाँ पर वो थ्री लेवल्स कौन से हैं? फंक्शनल डिविजनल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एंड मैट्रिक्स रिलेशनशिप। देखिए कौन से तीन लेवल से जी? फंक्शनल डिविजनल रिलेशनशिप, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप एंड मैट्रिक्स रिलेशनशिप। तो बेटा फंक्शनल रिलेशनशिप क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप इज टिपिकल ओल्ड तरीके में जो होता था वही, कि फंक्शनल डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर तुम्हारे डिविजनल है, उसके ऊपर तुम्हारा कॉर्पोरेट है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शनल वाला अपने ही डिपार्टमेंट्स, जो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स है उसके बारे में ही देखेगा, यस। डिविजनल वाला जो उसको पर्टिकुलर बिजनेस दिया उसी के बारे में देखेगा, द आंसर इज यस। और कॉर्पोरेट वाले को ये दोनों भी क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। सो ये इंडिपेंडेंटली हेडेड बाय देयर फंक्शनल हेड और डिविजनल हेड। यहाँ पर वो अपने अपने काम ही करेंगे और रिपोर्टिंग उनके उनके हेड्स को करेंगे, रिपोर्टिंग उनके उनके हेड्स को करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, इट इज अ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप। क्या बोल रहे हैं? इट इज अ इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप where each function or the division is run independently headed by the functional head or divisional head who is business level manager, reportingly reporting directly to the business head, and who is corporate level manager. Functions may be like finance, human resource, marketing, while divisions may depend upon the products like toy manufacturer मतलब particular business, then teenager toys particular business, right, or division. हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप क्या कहता है? हॉरिजॉन्टल मतलब एवरीवन इज एट पार, एवरीवन इज एट पार। इट इज अ फ्लैट स्ट्रक्चर, हम सब सेम लेवल पर है। यहाँ पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है, ज्यादा इनोवेशंस होते हैं, ज्यादा स्टार्टअप्स में पाया जाता है, एंड यहाँ पर कम्युनिकेशन एकदम फास्ट फ्लो होना चाहिए। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप। मैट्रिक्स रिलेशनशिप को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रीड लाइक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? ग्रीड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या है? टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए होता है, टेम्पररी टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये जो मैट्रिक्स रिलेशनशिप है, ये क्या करता है? ये बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम का है, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशंस में कोई काम का नहीं है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है। और यहाँ पर जनरली एक जो इंसान होता है उसके दो हेड्स होते हैं, एक फंक्शनल हेड होगा और एक प्रोडक्ट हेड होगा या फिर प्रोजेक्ट हेड होगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। देखो, there are more than one business level manager for each functional level team, and it is a complex, not useful for smaller but extremely useful for larger organizations. मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी कर दिया है कि आपको ये पूछ सकते हैं कि फ्लैट स्ट्रक्चर मतलब कौन से टाइप का रिलेशनशिप, एमसीक्यू। ग्रिड लाइक मतलब कौन से टाइप का रिलेशनशिप, मैट्रिक्स। तो ये एक सवाल है चैप्टर नंबर 1 में।
चैप्टर नंबर 1 में ये इतना ही न्यू क्वेश्चन है। और एक नया जो क्वेश्चन है जो कि ट्रेंडिंग है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, वो है आपका ड्राफ्टिंग करने का। ड्राफ्ट द मिशन एंड ड्राफ्ट द विजन। क्या है? विजन और मिशन को ड्राफ्ट करने वाला सवाल है, ये आप लोग करके जाइएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ड्राफ्टिंग वाला सवाल है। आपको ड्राफ्ट करना होगा यहाँ पर विजन और मिशन, जो ये केस स्टडी बताइए एबीसी फार्मास्यूटिकल्स की। ठीक है, सो बताइए कि यहाँ पर ये जो कंपनी है उनके गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, दे एम टू क्रिएट अ विजन दैट सेट्स द ऑर्गेनाइजेशन अपार्ट and provide a roadmap for the future growth. So ABC Pharmaceuticals aspires to enrich the lives of the people by producing high quality pharmaceutical products. अब देखिए इसका आंसर कैसे होगा। हाँ, ये देखो, पहले तुम्हें यहाँ पर विजन के बारे में लिखना है, विजन के बारे में। और यहाँ पर देखिए विजन विजन विजन, तो बच्चा देखिए विजन जो होगा यहाँ पर आपको विजन का डेफिनेशन लिखता है और फिर आपको ड्राफ्ट करना है। विजन मतलब इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर दैट वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी वांट टू लैंड। और यहाँ पर क्या बोला है? टू बी द ग्लोबली लीडर, recognized leader in pharmaceutical innovation and enriching the lives of people worldwide, enriching the lives of people worldwide। ठीक है, ये हो गया विजन। मिशन में पहले डिफाइन करो क्या है। इट डेलिनिएट्स अबाउट द बिजनेस, इट टेल्स अबाउट द बिजनेस, एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म क्यों है, पर्पस ऑफ द कंपनी क्या है। और यहाँ पर फिर दिया है उसका ड्राफ्टिंग, टू इम्प्रूव द वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल्स committed to producing the safe, effective, sustainable medicines that address the unmet medical needs and enhance the quality of the life for the patients. And through the innovation, collaboration, ethical practices, we aim to make a positive impact on the global healthcare। देखो यार, ये बड़ी बड़ी फेक नहीं होती है यहाँ पर, एकदम बड़ी बड़ी। अपने को ड्राफ्ट करने का है, अपने को ड्राफ्ट करने का है। तो यहाँ पर क्या है, लंबी लंबी फेकी है, लंबी लंबी फेकी है। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर तो आपको पता ही है, डायरेक्टली क्या कर दो, वर्ल्ड में बेस्ट बना दो, है ना। विजन में तो देखो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड लीडर। तो चैप्टर नंबर 1 में बस इतना ही न्यू है। डायरेक्टली हम लोग जाते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में कुछ अच्छे न्यू क्वेश्चंस हैं जो हमें पता होने चाहिए। अच्छे वाले न्यू क्वेश्चंस हैं, अच्छे वाले। सबसे पहले तो मैं जा रहा हूँ एसपीएम के पास। एसपीएम, यस, ये है बेटा एसपीएम। दिस इज न्यू, दिस इज न्यू। ये चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा? हाँ, 5 है, 5। टाइप्स ऑफ एसपीएम, टाइप्स ऑफ एसपीएम में देखिएगा, एसपीएम मतलब स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर। तो हमेशा इट इज वेरी वेरी नेसेसरी कि हम लोग यहाँ पर हम खुद को मेजर करें, मेजर। ठीक है, मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेजर हम लोग बहुत ही अलग अलग क्राइटेरियाज पर करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल मेजर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर, मार्केट मेजर, एम्प्लॉय मेजर, इनोवेशन मेजर, एनवायरमेंटल मेजर। समझ रहे हो क्या क्या है? फाइनेंस मेजर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर, मार्केट मेजर, एम्प्लॉय मेजर, इनोवेशन मेजर, एनवायरमेंट मेजर। तो यार देखो, फाइनेंस मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमारा आरओआई अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे होने चाहिए। कस्टमर सेटिस्फैक्शन मेजर क्या कहता है? कस्टमर लॉयल्टी, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केट मेजर क्या कहता है? मार्केट मेजर, मार्केट मेजर हमको क्या कहता है कि हमारा मार्केट शेयर कितना है, हमने कितना मार्केट को एक्वायर किया है। एम्प्लॉय एंगेजमेंट की, एम्प्लॉय जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज है उनको रिटेन कर रहा है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एम्प्लॉय छोड़ छोड़ कर ज़्यादा नहीं जाते हैं। इनोवेशन मेजर में आर&डी पर कितना खर्चा हो रहा है, पेटेंट्स क्या क्या है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं या नहीं होते हैं, वो आपको बताएगा। ठीक है, एंड एनवायरमेंटल मेजर्स में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने कैसे कार्बन एमिशंस को कम किया है, कैसे वेस्टेजेस को कम किया है, कैसे एनर्जी को हम लोग
कंजम्पशन अच्छी तरीके से कर रहे हैं. सो दीज आर द डिफरेंट मेजर्स जहाँ पर हम लोग एक समझ सकते हैं एक कंपनी के बारे में. तो ये था पहला सवाल एसपीएम में, टाइप्स ऑफ एसपीएम. इसी में और दो सवाल है, इसी में और दो सवाल है जो कि इम्पोर्टेंस ऑफ एसपीएम. एसपीएम के इम्पोर्टेंस क्या है? पहला है गोल अलाइनमेंट, कि हम लोग अलाइंड रहेंगे हमारे गोल के पास जब हमको पता है कि हमारा टारगेट क्या है. ठीक है, गोल अलाइनमेंट. दूसरा है रिसोर्स अलोकेशन. रिसोर्स अलोकेशन बेटर तरीके से होगा, परफॉर्मेंस बेटर होगा, प्रायोरिटी किसको देनी पता चलेगा. कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, मतलब अगर हम लोग खुद को मेजर करते रहते हैं तो जो भी गलतियां होती रहेगी हम लोग उसको इम्प्रोवाइज करेंगे, हम लोग उसको ट्रैक करेंगे, हम लोग उसमें एडजस्टमेंट्स करते रहेंगे. बराबर. तो क्या एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी होगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज हमें एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी होती है. हमारे कंपनी में कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कस्टमर है, कोई शेयर होल्डर है, कोई रेगुलेटरी बॉडीज़ है, तो हम लोग अकाउंटेबल रहेंगे. अगर हम लोग यहाँ पर मेजर करते होते हैं अपने आप को, तो अपने को पता है कि देखो भाई हमारा रिपोर्ट कार्ड ये है. ठीक है, किसी ने आकर सवाल पूछ लिया तो तुम बता दीजिए. ठीक है, एकदम ट्रांसपेरेंटली सारी चीज़ें, ट्रांसपेरेंटली सारी की सारी चीज़ें तुम लोग यहाँ पर बता सकते हो. ठीक है जी, ये दूसरा सवाल था एसपीएम का. गाइज ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट उतने क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो. ठीक है, तो ये क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ एसपीएम. इंपॉर्टेंस ऑफ एसपीएम, गोल अलाइनमेंट रहेगा, रिसोर्स एलोकेशन होगा, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा एंड एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी अच्छी रहेगी. चूजिंग द राइट एसपीएम, choosing the right SPM. तो while choosing the right SPM we need to consider four factors. कौन से factors? Relevance, कि जो भी तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन मिलती है वो relevant in meaningful information होनी चाहिए. मेरा बिजनेस है मारुति सुजुकी कार बनाना, मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पार्ले जी ना नया 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 प्रोडक्ट लेकर आ रहा है, नया बिस्कुट लेकर आ रहा है. अरे मेरे को क्या करने का है? दिस इज नॉट मीनिंगफुल, दिस इज नॉट इवन इंफॉर्मेशन फॉर मी, दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर माई बिजनेस. Data availability, data should be readily available, they should be readily collected in the timely manner. तीसरा है, क्योंकि डेटा जब रहेगा तभी मैं उसको डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट कर सकता हूँ. डेटा क्वालिटी, डेटा जो मिलता है मेरे पास वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो फॉल्स डेटा नहीं होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए. डेटा टाइमलीनेस, डेटा टाइमलीनेस मतलब डेटा अप टू डेट होना चाहिए, रियल टाइम अपडेटेड रहना चाहिए, जिससे मैं एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकता हूँ. डेटा हमारा रेलेवेंट होना चाहिए, डेटा अवेलेबल होना चाहिए एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम. डेटा क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, मतलब एक्यूरेट एंड रिलायबल. डेटा टाइमलीनेस मतलब अप टू डेट डेटा एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस मुझे लेते आने चाहिए. तो देखिए अगर मैं अभी न्यू क्वेश्चंस बताऊँ तो अभी तक अपन ने कितने किए, चार. चैप्टर नंबर वन में दो किए, सॉरी चैप्टर नंबर वन में दो किए. चैप्टर नंबर 5 अभी हमारा चल रहा है, अभी तक तो तीन हुए हैं, अभी तक तो तीन हुए हैं, और भी है इसमें, इसमें और भी न्यू है. कंट्रोल वाला तो 5 स्टार है बेटा. ट्रांजैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, लीडरशिप के रोल्स, लीडरशिप के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब कुछ पहले भी था, अभी भी है. कल्चर पहले भी था, अभी भी है. स्ट्रक्चर्स पहले भी थे, अभी भी है. नेटवर्क एंड आर क्लास इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है. उसके अलावा डिविजनल इम्पॉर्टेंट है एंड एस बी यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एस बी यू तो चार स्ट्रक्चर, आठ में से चार स्ट्रक्चर मैंने बता दिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले. ठीक है, जी सॉरी 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 सॉरी. एक सेकेंड. हाँ जी, ये रहा न्यू. क्या है ये? ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क. ओहो,
ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। मैकेंजी मॉडल है, मैकेंजी मॉडल, 7S मैकेंजी मॉडल, 7S मैकेंजी मॉडल, जिसमें हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। हार्ड एस, सॉफ्ट एस, हार्ड एस, सॉफ्ट एस। हार्ड एस में होता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। सॉफ्ट एस में होता है शेयर वैल्यूज, स्टाफ, स्किल्स एंड स्टाइल, ठीक है। इसको अच्छे से करना होगा, बहुत अच्छे से करना होगा, एक बार ये एग्जाम में आ भी चुका है। हार्ड एलिमेंट्स को हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर तीन चीज़ें होती है, स्ट्रैटेजी, कि स्ट्रैटेजी इज अ ब्लूप्रिंट कि हमको क्या 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 कैसे कैसे करना है। स्ट्रक्चर मतलब सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, राइट। एंड सिस्टम्स मतलब तुम्हारे टास्क, तुम्हारे ऑपरेशंस कैसे सीक्वेंस वाइज कैसे कंप्लीट होने चाहिए बहुत ही एफिशिएंट मैनर में। तो दिस इज व्हाट आई कैन डायरेक्टली कंट्रोल, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारा स्ट्रक्चर एंड हमारा यहाँ पर सिस्टम्स, ठीक है जी, गॉट इट। फिर आता है यहाँ पर सॉफ्ट एलिमेंट्स। सॉफ्ट एलिमेंट्स क्या बता रहा है, शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स। शेयर्ड वैल्यूज, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल्स। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है बेटा, दिस इज समथिंग विच इज गवर्न इन द कल्चर। ये हम लोग यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वी कैनॉट कंट्रोल दिस थिंग्स। ये जो है ये कल्चर में ही होता है। तो ये वाली चीज़ें हैं सॉफ्ट एलिमेंट्स, ये है सॉफ्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज गेट रिफ्लेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो तुम्हारा कल्चर अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली शेयर वैल्यूज अच्छे रहेंगे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। स्टाइल मतलब लीडरशिप स्टाइल कैसी है वहाँ पे, पीपल को मोटिवेशन कैसे मिल रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल जैसा है या तुम्हारा ट्रांजैक्शनल जैसा है, राइट। वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों को कंपनी में मोटिवेट करने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए। स्टाफ तुम्हारा टैलेंटेड है, स्टाफ तुम्हारा फालतू है ना, ठीक ठाक है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, वो भी बहुत मैटर करता है। एंड स्किल्स, स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, गॉट इट। तो ये था बेटा मैकेंसी वाला मॉडल। मैकेंसी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको आना चाहिए। अब ये है बेटा यहाँ पर हाउ टू मैनेज द चेंज ड्यूरिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ जहाँ पे डिजिटल दिखा है आपको ट्रांसफॉर्मेशन या डिजिटल चेंज, वो पूरा की पूरा न्यू है, ठीक है। हाउ टू मैनेज बोला है, मैनेज। तो स्पेसिफाई द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ऑलवेज 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 communicate, be ready for resistance, implement the changes gradually and offer assistance and training। क्या है बेटा ये, स्पेसिफाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिफाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशंस। जो भी करते हैं वो हमेशा कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। जो भी हमने सोचा है चेंज लाना वो हमने कम्युनिकेट करना चाहिए। एंड बहुत सारा रेजिस्टेंस आ सकता है दूसरे एंड से, बहुत सारे लोग उसको फॉलो शायद नहीं करेंगे, राइट। सो वी शुड बी रेडी फॉर द resistance that is going to come from people, right। ठीक है। फिर है बेटा इम्प्लीमेंट द चेंजेस ग्रेजुअली। तो यार जो भी चेंजेस होंगे वो एक साथ कभी कभी नहीं करने होते, एक साथ करोगे तो डिजास्टर हो जाएगा। तो जो भी है डिपार्टमेंट वाइज छोटे 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 छोटा ग्रेजुअली आपको चेंज को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। एंड ऑफर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग, ठीक है जी, गॉट इट। So the main intention over here is to give you the important questions which are new, which are new, you can do it in detail again later on, ठीक है। देन एक और सवाल आता है ये वाला, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका सवाल होता है ये, ठीक है। 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मैनेजिंग द चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड बिजनेस। Best practices in the small and medium sized business. Begin at the top. Begin at the top. Ensure that the change is both necessary and desired. Begin at the top.
टॉप मैनेजमेंट वाले यूनाइटेड रहने चाहिए, दे शुड बी इन्वेस्टेड, दे शुड बी फोकस्ड, दे शुड बी एबल टू प्रोवाइड द फंड, उनका कमिटमेंट होना चाहिए। एंश्योर दैट द चेंजेस बोथ नेसेसरी भी है और डिजायर्ड भी है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कॉस्मेटिक चेंजेस है, वो ज़रूरी था इसलिए हमने वो चेंज लाया। रिड्यूस द डिसरप्शन, मतलब यार स्टाफ ना तुम्हारा रेडी नहीं रहेगा तो आपको कोई लीडर्स बनाने पड़ेंगे, कोई स्टाफ में वो सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, कम्युनिकेट करना पड़ेगा अच्छे से, है ना। एनकरेज द कम्युनिकेशन, तुम्हें सारा आईटी का सपोर्ट वगैरह चाहिए होगा, बराबर। तो यार आपको यहाँ पर सारी चीज़ें क्या करनी होगी, बहुत अच्छे से हैंडल करनी होगी, जिससे क्या होगा, डिसरप्शन कम होगा। क्योंकि चेंज कभी सडनली आता है तो वो मॉरल लोअरिंग होता है, तो चेंज बहुत अच्छे से हैंडल करते आना चाहिए। एंड चेंज इज द नॉर्म एंड नॉट एन एक्सेप्शन, मतलब चेंज ज़रूरी होता है, इससे हम लोग कुछ बच नहीं सकते हैं। चेंज इज द नॉर्म एंड नॉट एन एक्सेप्शन, चेंज इज द नॉर्म एंड नॉट एन एक्सेप्शन, ठीक है जी। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। ये भी एक नया क्वेश्चन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन न्यू, 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 मैकेंसी मॉडल न्यू, एसपीएम न्यू, आर यू गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू गाइस। कर्ट लेविन तो इंपॉर्टेंट था ही, कर्ट लेविन स्टेप्स वो भी हम लोगों ने किए थे। फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ, ये पक्के से करके जाना बेटा, ये वाला। पुराने सिलेबस में कम पॉइंट्स थे, अब ये देखो नए सिलेबस में ज़्यादा पॉइंट्स दिए, इस पे ज़्यादा पॉइंट्स दिए हैं। हालांकि ये पहले भी था अभी भी है, लेकिन अभी पॉइंटर्स जो है हमारे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आ भी गई, चलो जी। तो ठीक है, चैप्टर नंबर यहाँ पर आपके, यस चैप्टर नंबर 5 में इतना ही है। चैप्टर नंबर 4 में जाते हैं, 4 में जी मॉडल पहले भी था, जी मॉडल अभी भी है, बीसीजी पहले भी था, बीसीजी अभी भी है, एडियल मैट्रिक्स पहले भी था, एडियल मैट्रिक्स अभी भी है, एनसॉफ पहले भी था, एनसॉफ अभी भी है, ठीक है। टर्न अराउंड 5 स्टार, 5 स्टार है टर्न अराउंड, ठीक है जी। रीजंस फॉर टर्न अराउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स, डाइवेस्टमेंट क्यों करते हैं, ये वाला जो है ना बेटा, ये वाला 5 स्टार है, कौन सी, ये एक्शन प्लान फॉर टर्न अराउंड इज अ 5 स्टार, पहले भी था अभी भी है, दिस इज नॉट न्यू बट दिस इज 5 स्टार, आई एम जस्ट डूइंग इट राइट नाउ, अभी कर ही रहे हैं तो आपको बता देना ये 5 स्टार है जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजिक अलायंस के एडवांटेजेस है, ये पहले भी था, टाइप्स ऑफ मर्जर, इजी इजी है बेटा, ये इजी इजी क्वेश्चन है, कभी कभी इस पर आपको एमसीक्यू आएगा। हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब क्या है, अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है फर्म्स का इन द सेम इंडस्ट्री तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मर्जर, बराबर। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आइदर हम लोग यहाँ पर डिफरेंट स्टेजेस में, प्रोडक्शन स्टेज में या फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में, वी आर इन द सेम इंडस्ट्री बट एट अ डिफरेंट स्टेजेस, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। दिस इज न्यू इनोवेशन, एक्सपेंशन में पहले इनोवेशन नहीं था, एक्सपेंशन में अभी इन्होंने इनोवेशन दे दिया है। और यहाँ पर इनोवेशन से क्या क्या फायदे होंगे, इनोवेशन से क्या क्या फायदे होंगे आपके, इनोवेशन अपने को हेल्प करेगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इनोवेशन के कारण हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और इनोवेशन के कारण हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, दोबारा ध्यान दीजिए, इनोवेशन के कारण कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो गए, इनोवेशन के कारण प्रोडक्टिविटी हमारी एनहांस होगी और इनोवेशन के कारण कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी हमें मिलेगा। गॉट इट एवरीवन, आई बात समझ, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी, चलिए जी।
फिर है हमारा एक और सवाल, ये पहले भी था, ये पहले भी था। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन मेजर रीजंस फॉर स्टेबिलिटी। देखो यार, कभी आपको पूछेंगे स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन में क्या फ़र्क है, दोनों अपोजिट है, ठीक है, दोनों अपोजिट है। तो एज सच यहाँ पर कुछ भी नया है नहीं। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि टर्न अराउंड जो है वो 5 स्टार है, टर्न अराउंड जो है 5 स्टार है। एक्सपेंशन में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, केस स्टडी वाले, ठीक है, केस स्टडी वाले यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक्सपेंशन में सिर्फ इनोवेशन न्यू है, बाकी ऐसा कुछ भी इसमें न्यू है नहीं, सिर्फ इनोवेशन वाला यहाँ पर न्यू क्वेश्चन था, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर जा रहे हैं हम लोग 3 के पास, 3 चलिए। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटजी पहले भी था, अभी भी है। ये फोकस डिफरेंशिएशन, फोकस कॉस्ट लीडरशिप, देन डिफरेंशिएशन के एडवांटेजेस, हाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ पहले भी था, अभी भी है। मतलब न्यू सिलेबस वाले हमें देखने हैं, इसीलिए मैं ये नहीं ले रहा हूँ अभी। माइकल पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पहले भी था, अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। स्वॉट एनालिसिस पहले भी था, अभी भी है। कोर कॉम्पिटेंसीज पहले भी था, अभी भी है। कोर कॉम्पिटेंसीज, ये जो चैनल नहीं था, चैनल इज न्यू, चैनल इज न्यू। ये है टाइप्स ऑफ चैनल, 3 टाइप्स ऑफ चैनल है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स। क्या क्या है? सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। क्या क्या है? 3 टाइप के। सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। सेल्स चैनल में क्या होता है? जहां पर हम लोग सेल कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को टू द एंड यूजर, हम सेल कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को टू द एंड यूजर। प्रोडक्ट चैनल में क्या होता है? प्रोडक्ट चैनल में हम लोग यहाँ पर जो भी हमारा प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है ऑन इट्स पाथ, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? हैंडल कर रहे हैं। सर्विस चैनल में क्या होता है? जो सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है आफ्टर परचेस के बाद, आफ्टर परचेस के बाद, जैसे कि इंस्टॉलेशन का, जैसे कि रिपेयर्स का, वो यहाँ पर होता है सर्विस चैनल में, ठीक है, वो यहाँ पर होता है सर्विस चैनल में। तो बच्चावाड़ी समझने की कोशिश कीजिएगा। सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल, सर्विस चैनल। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी? यस यस यस, ओके। देन ये चैनल हमने किया। All this type of marketing questions are very very important for the MCQ, और they may come for 4 marks, जहाँ पर हम दो दो मार्केटिंग्स आपको पूछा जा सकता है, दो दो मार्क्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल सोशल मार्केटिंग एंड ऑगमेंटेड मार्केटिंग को एक्सप्लेन कीजिए, तो थोड़ा सा सोशल के बारे में, थोड़ा सा ऑगमेंटेड के बारे में, दो दो मार्क्स के लिए आ सकता है। या फिर ये आप लोग को पूछेंगे MCQs इसमें। तो मैंने आपको ऑगमेंटेड मार्केटिंग मतलब एडिशनल कस्टमर सपोर्ट, डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब क्या होता है बेटा? डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। सोशल मार्केटिंग मतलब क्या होता है? सोशल अवेयरनेस के लिए होता है। डायरेक्ट मार्केटिंग हो गया, डायरेक्ट मार्केटिंग कॉल करो, मैसेज करो, ईमेल करो, राइट, वो है डायरेक्ट। रिलेशनशिप मार्केट मतलब टू क्रिएट एंड मेंटेन द वैल्यू लाद इन रिलेशनशिप विद द कस्टमर, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग, यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ये डिफर कर सकता है, ये इंटेंजिबल होते हैं। पर्सन मार्केटिंग टू चेंज द बिहेवियर एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन,
organization to change the behavior attitude towards the particular organization. Place marketing to change the behavior towards the particular place, ठीक है. Enlighten marketing, enlighten marketing, ठीक है. So enlighten marketing क्या है, जहां पर ये कह रहा है 5 चीजें, कस्टमर ओरिएंटेड भी है, इनोवेशन भी है, वैल्यू भी है, सेंस ऑफ मिशन भी है, सोसाइटल भी है. 5 टाइप, ठीक है. डिफरेंशियल मार्केटिंग क्या है, डिफरेंशियल मार्केटिंग टारगेट द सेवरल मार्केट सेगमेंट, बहुत सारे मार्केट को हमें क्या करना है, टारगेट करना है, ठीक है. सिंक्रो मार्केटिंग क्या होता है, ये वाला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. सिंक्रो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इरेगुलर डिमांड होती है ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द डे और ड्यूरिंग सम आवर्स ऑफ द डे, जहाँ पर आइडियल कैपेसिटी है, तो वो आइडियल कैपेसिटी को फिल करने के लिए हम लोग जो मार्केटिंग करते हैं उसको सिंक्रो मार्केटिंग कहा जाता है. कॉन्सेंट्रेटेड मतलब निश एरिया में है ना, एकदम फ्यू सब मार्केट्स को टारगेट करना होता है. एंड डी मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. ये क्या होता है, to reduce the demand temporarily or permanently. The idea is not to destroy but to reduce or shift the demand, reduce or shift the demand, ठीक है जी. ये इजी है यार, बहुत इजी है. आप लोगों को लगता है कि अरे इतना सारा है, इतना सारा नहीं है, बहुत इजी. सॉरी, आई डोंट नो भाई क्या है, मैं कौन से समय पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये, है ना. मतलब तबीयत तो मेरी इतनी ठीक है नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ चले जाए, जो कि आप लोग कभी भी बाद में इसको देख लो, है ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में. और इतना ज़्यादा कोल्ड हो गया है, इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बावजूद भी, ठीक है, कोई नहीं, कोई ना कोई ना कोई ना. स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग पहले भी था, अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है. यहां पर है ये नया, क्या है ये नया, मैंडलोस मैट्रिक्स, मैंडलोस मैट्रिक्स. दिस इज न्यू, दिस इज न्यू. आई गेस हार्डली अभी तक हमारे 12 क्वेश्चंस हुए रहेंगे न्यू, 12-13 क्वेश्चंस हुए रहेंगे हार्डली. तो इतना भी बहुत नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ना, ये गिने चुने क्वेश्चंस में से कुछ ना कुछ आ जावे एग्जाम में तो बहुत मजा आएगी, राइट. फिर आप भी बोलोगे सर वो आपका एक लेक्चर देखा था, 45 मिनट्स का लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर, वो जो भी है सर, उसमें से जो क्वेश्चन आपने करवाया था सर, जिस क्वेश्चन पे आपने स्ट्रेस देने के लिए कहा था, जिस क्वेश्चन के आपने अच्छे से करने के लिए कहा था सर, वही क्वेश्चन आए सर. मजा आ जाएगा नहीं, मजा आ जाएगा. सो देखिए यहाँ पर मैंडलोस मैट्रिक्स क्या होता है, ये स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं, या फिर पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स भी इसको कहते हैं. एमसीक्यू इस पर आ सकता है. स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स. स्टेक होल्डर एनालिसिस मैट्रिक्स, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स. ये देखिए वाई एक्सिस पर पावर है, एक्स एक्सिस पर इंटरेस्ट है. वाई एक्सिस पर पावर है, एक्स एक्सिस पर इंटरेस्ट है. तो देखिए बेटा, हाई हाई जो होता है, हाई हाई, उसको की प्लेयर कहते हैं. हाई हाई में की प्लेयर होते हैं, हाई हाई में की प्लेयर होते हैं. लो लो में लो प्रायोरिटी होती है. हाई हाई में की प्लेयर होते हैं, लो लो में लो प्रायोरिटी होती है. हाई हाई में की प्लेयर, लो लो में लो प्रायोरिटी. की प्लेयर में कौन आते हैं, सीईओज आएंगे, तो वो स्टेक होल्डर्स है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने का है क्या, यस. सीईओज, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. लो प्रायोरिटी, इनका ना ही कोई पावर है, ना ही कोई इंटरेस्ट है. ये लोग सिर्फ टाइम पास के लिए है. मीडिया वाले, मैगजीन वाले. ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट नहीं है, इनको कुछ पावर है नहीं है. क्या ये एकदम ऑर्गेनाइजेशन का कुछ तो कंट्रोल कर सकते, क्या नहीं कर सकते. इनको सिर्फ मॉनिटर करो, इनको ज़्यादा भाव मत दो, इनके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है. कीप सेटिस्फाइड में कौन आ रहा है, जहाँ पर पावर बहुत है लेकिन इंटरेस्ट बहुत कम है, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरेस्ट तुम्हारे कंपनी में क्या, लेकिन उनके पावर है क्या, बहुत है. वो पॉलिसीज वगैरह चेंज करते हैं. बैंक्स के पास डायरेक्टली उनको तुमसे पैसे मिल रहे हैं क्या, डायरेक्टली थोड़ी ना, अपना प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ी ना है. तो पावर है क्या, लेकिन इंटरेस्ट कम है, हाँ, लेकिन पावर है, पावर बहुत है. वो आपको लोन देने का कि नहीं देने का, कितने परसेंट पर देने का, वो उनके हाथ में है. तो मतलब कीप देम सेटिस्फाइड, keep them satisfied with all the required documents that they want, right. So क्या, पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स.
पावर इंटरेस्ट मैट्रिक्स, गॉट इट एवरीवन? सो क्या है, कीप सेटिस्फाइड, कीप सेटिस्फाइड। सो जो हमारी की प्लेयर होते हैं, लो प्रायोरिटी वाले भी होते हैं, की प्लेयर भी होते हैं, लो प्रायोरिटी वाले भी होते हैं। कीप सेटिस्फाइड समझ में आ गया। और एक होता है कीप इन्फॉर्म्ड। कीप इन्फॉर्म्ड में क्या आएगा, जहां पर उनकी पावर तो बहुत कम है लेकिन उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, वो होते हैं अपने एम्प्लॉयज़, वो होते हैं अपने सप्लायर्स। कीप देम वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, राइट? वो मायूस हो गए तो बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आखिर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। वो बहुत इंटरेस्ट है बेचारों का, वो सोचते हैं कि हमारी कंपनी बहुत आगे जाएगी, हम भी आगे जाएंगे। सप्लायर्स जो आपको रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं, कीप देम इन्फॉर्म्ड वेल इन टाइम अबाउट ऑल द चेंजेस और ऑल द ऑर्डर्स दैट यू वांट, राइट? सो ये 4 टाइप के यहाँ पर मैट्रिक्स बताया है कि कौन की प्लेयर्स है, किसको कीप इन्फॉर्म्ड रखना है, कौन लो प्रायोरिटी है, कौन किसको सेटिस्फाइड रखना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, आई होप दैट दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? क्लियर है जी, क्लियर है जी। तो ये भी न्यू वाला था, न्यू वाला। बस इतना ही है इस चैप्टर में न्यू, इतना ही इस चैप्टर में न्यू है। तो बेसिकली इसमें क्या था, मेंडलोस मैट्रिक्स इसमें न्यू था, चैनल्स इसमें न्यू था, बराबर। पॉर्टर तो पहले ही था, ये पॉर्टर तो पहले भी था, स्वॉट एनालिसिस पहले भी था, कोर कॉम्पिटेंसी पहले था, प्रोडक्ट सर्विसेज में मार्केटिंग वाले सारे के सारे पहले ही थे। तो बस 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 इतना ही है न्यू, इतना ही है न्यू। अब जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के पास। अरे खत्म हो जाएगा फिर। 5 देख लिया, 1 देख लिया, फिर 5 देखा, 1 देखा, 5 देखा, 4 देखा, 3 देख लिया, अब बस 2 बचा है। कितना मिनट हुआ है देखो, देखो देखो देखो, हम यहाँ पर कर रहे रिकॉर्ड 36 मिनट हुए बेटा, खाली 36 मिनट। और 5-10 मिनट और फिर खत्म। देखो मैंने आपसे कहा था 45 मिनट्स में मैं आपको एकदम 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 फ्री कर दूंगा, बराबर। KSF वॉज देयर, पहले भी अभी भी है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप पहले भी था, अभी भी है। फिर बेटा यहाँ पर आपको कस्टमर बिहेवियर पहले नहीं था, लेकिन यार ये बहुत टाइम पास है, मतलब बहुत थ्योरेटिकल, बहुत टाइम पास वाला क्वेश्चन है। कस्टमर बिहेवियर, ये वाला सवाल आपको आ सकता है। एलिमेंट्स दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग 3 कंसेप्चुअल डोमेन्स: external influence, internal influence and decision making and post decision process। देखो, external, internal, वो करने के बाद डिसीजन मेकिंग एंड देन परचेज एंड पोस्ट परचेज एक्शन, ये कस्टमर बिहेवियर का है। कस्टमर बिहेवियर में बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द नंबर ऑफ द थिंग्स। एक्सटर्नल बिहेवियर से क्या कस्टमर का डिसीजन चेंज हो सकता है क्या? द आंसर इज यस। साइकोलॉजिकल एडवर्टाइजमेंट कुछ देख लिया या कोई दूसरा कोई परचेस कर रहा है, तो क्या साइकोलॉजिकली वो यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहा है क्या? यस। क्या वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होकर आपसे कुछ गुड्स खरीदने के लिए चले गया क्या? यस। फिर हो सकता है इंटरनल, मतलब कंज्यूमर का खुद का बिहेवियर, कंज्यूमर का खुद का मोटिवेशन, कंज्यूमर का खुद का एटीट्यूड, ये उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। फिर ये इन्फ्लुएंस हो गया आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, फिर हो क्या करेगा, फिर वो परचेस करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, ठीक है? तो वो परचेस कैसे करेगा? एक रैशनल ह्यूमन बीन है, तो पहले सोचेगा कि क्या प्रॉब्लम क्या है और क्या मुझे चाहिए है, और क्या चाहिए है होने के बाद फिर वो उसके प्रोज एंड कॉन्स देखेगा और फिर वो फाइनली मेक अ चॉइस करेगा, ठीक है? एंड पोस्ट डिसीजन, पोस्ट डिसीजन आइदर वो बहुत खुश रहेगा, दोबारा बाद में परचेस करना है तो करेगा, लोगों को रेकमेंड भी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, खुश नहीं रहा तो खत्म बात। तो ये इतना सिंपल सा सवाल है, बट आई डोंट नो व्हाई दिस हैज बीन गिवन, राइट? कस्टमर बिहेवियर के बारे में दिया है, दिस इज न्यू, दिस इज न्यू, ठीक है जी, यस दिस इज न्यू। देन वैल्यू क्रिएशन पहले भी था, अभी भी है वैल्यू क्रिएशन, लेकिन ये सिर्फ पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है वैसे, पढ़ लेना। एक्सपीरियंस कर्व पहले भी था, अभी भी है। ओ माइकल पोर्टर, माइकल पोर्टर पहले भी था, अभी भी है। Bargaining power of the buyer, bargaining power of the supplier, potential you enter, existing liability, substitute product. Very, very important. Very, very, very important.
सपोर्ट एक्टिविटीज वैल्यू चेन की, प्राइमरी एक्टिविटीज वैल्यू चेन की, पहले भी था अभी भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, पहले भी था अभी भी है इंपॉर्टेंट, पीएलसी पहले भी था अभी भी है, पहले भी था अभी भी है, ये नहीं था पहले, लेकिन ये बहुत पांचट क्वेश्चन है, इतना फालतू क्वेश्चन मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। क्या है? सॉरी एमसीक्यू नहीं, न्यू लिख रहा था मुझे, न्यू। बिजनेस प्रोडक्ट हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोला है? प्रोडक्ट इज आइदर टेंजिबल और इनटेंजिबल, प्रोडक्ट इज हैविंग अ प्राइस, प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट डिलीवर्स सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट डिलीवर्स सेटिस्फैक्शन, प्रोडक्ट इज पाइवोटल फॉर द बिजनेस एंड प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ। मतलब बताओ, प्रोडक्ट को फुकट में देगा? प्रोडक्ट टेंजिबल भी रह सकता है या इंटेंजिबल रह सकता है, मतलब सर्विस। इंटेंजिबल मतलब सर्विस, ठीक है। टेंजिबल मतलब मोबाइल फोन, हैंडसेट, पेन, टेबल, कुछ भी। इंटेंजिबल मतलब वी कैन नॉट टच इट, है ना? यस। प्राइस फुकट में थोड़ी देता है, प्राइस देती है, और वो प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसको सेटिस्फैक्शन ही तो मिलेगा, प्रोडक्ट ही तो, उसके कारण ही तो बिजनेस चल रहा है। एंड प्रोडक्ट हैज अ यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ ऑफ कोर्स, हर हर प्रोडक्ट का द एंड होता है, नया प्रोडक्ट आता है, नया ट्रेंड आता है, राइट। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द एनवायरमेंट, वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, ये पहले भी नहीं, ये न्यू है, ये फाउंडेशन लेवल पर था, वैसे ये यहाँ पर इंटर में नया है, ठीक है। वाई डू बिजनेस गो ग्लोबल, ठीक है जी। एकदम ही जनरल क्वेश्चन, टिपिकल क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। यस, बिजनेस ग्लोबल क्यों जाते हैं? बिकॉज दे वांट टू ग्रो, दे कैन फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। श्रिंकेज ऑफ द टाइम हो गया, श्रिंकेज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्पीडियर ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, डोमेस्टिक मार्केट दे आर नो लॉन्गर एडिक्वेट एंड रॉ मटेरियल चीप अवेलेबल है ना, लेबर चीप है। ओवरसीज ओवरसीज प्लांट्स हमें डालने हैं क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम करना है, फ्रेंचाइजीज ओवरसीज डाल सकते हैं, लिबरलाइजेशन के कारण ट्रेड बैरियर्स हट चुके हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम है, एंड अलायंसेस बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये बहुत टाइम पास है, इसमें आपको एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है, पेस्टल वेस्टल, ये फाउंडेशन लेवल पर था, ये न्यू तुमको इंटर लेवल पे लाया है, इसको फास्ट रीडिंग करनी है केवल, इस पर ज़्यादा समय आप बिता नहीं सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, ठीक है। कम्युनिकेशन बिटवीन द बिजनेस एंड द एनवायरमेंट, सो वो करने के बाद क्या होगा, इंटरेक्शन बिटवीन बिजनेस एंड एनवायरनमेंट हुए तो हमको अपॉर्चुनिटीज पता चलेगी, थ्रेट्स पता चलेंगे, हमको एक दिशा मिलेगी, बट इट इज़ अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना मतलब कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है, बिकॉज वो डायनामिक रहता है, चेंज होते रहता है। इमेज बिल्डिंग हमें करनी है, बिकॉज इट्स रियली मैटर्स अ लॉट, एंड मीटिंग कॉम्पिटिशन, मुझे कॉम्पिटिशन भी हमेशा देखना है। दिस इज स्ट्रेटजिक रिस्क, दिस इज न्यू, ये बहुत सिंपल है, यहाँ पर स्ट्रेटजिक रिस्क है, यहाँ पर टाइम है, ठीक है। ये यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कैसे एक्सटर्नल में शॉर्ट टाइम एंड एक्सटर्नल में लॉन्ग टाइम, इंटरनल में शॉर्ट टाइम, इंटरनल में लॉन्ग टाइम, ठीक है। रिस्क को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेगा ये। सो एरर्स इन इंटरप्रेटिंग द एनवायरनमेंट कॉज द स्ट्रेटजिक फेलियर, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में तुमने एक्सटर्नल चीज़ें नहीं करी तो स्ट्रेटजिक फेलियर हो सकता है, और शॉर्ट रन में, लॉन्ग टाइम में तुमने एक्सटर्नल को, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट लीड टू ऑब्सोलेसेंस ऑफ द स्ट्रेटजी, तुम्हारी स्ट्रेटजी लॉन्ग रन में जनरली फेल हो सकती है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर not that important, not that important, even if it is new, that's it, that's it and खत्म हो चुका है सारे के सारे नए questions. So basically guys, the idea was very simple for doing this, to identify the new questions, newly added questions, ठीक है। So क्या होता है कि continuously कुछ attempts में it is possible that कि हम लोग इस newly added question पर इंस्टीट्यूट हो जाएंगे कि हम लोग एक एक क्वेश्चन डालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लेटेस्ट से मैंने हार्डली 15-16 क्वेश्चंस करे होंगे, अब इस 15-16 में से एक क्वेश्चन आया तो मेरे 5 मार्क कन्फर्म, 5 में से चलो 4 मार्क तो मिलेंगे, और अगर 2 क्वेश्चंस आ गए तो 10 में से मेरे को 8 मार्क्स तो मिलेंगे। सो आई एम जस्ट ट्राइंग दैट कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो होता है वो बेटर हो जाता है। वैसे भी मुझे समझो 50 से 70 क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसमें से मैं 15 को पहले कर लूँगा, ठीक है, बाकी तो करना ही है सब कुछ, लेकिन मैं ये ज़्यादा अच्छे से कर लूँगा। सो दैट वॉज द ओनली थिंग, ठीक है, दैट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। वैसे मैं आप लोगों के यहाँ पर पूरे के पूरे मैराथन तो लेने ही वाला हूँ, ठीक है,
प्री एग्जाम मैराथन्स आपकी होने ही वाली है, डोंट वरी अबाउट इट। उसके लिए सारा वीडियोस वगैरह बन जाएगा, सारी स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगी। सो आपको एब्सोल्युटली उसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चा बाड़ी रुकते हैं आज हम लोग यहीं पर। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। आई होप दैट यू एंजॉयड द सेशन। इफ यस, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। बाय बाय एंड टेक केयर।